News 18 India। और बड़ी खबर, गुजरात में तीन जनसभाओं को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। वाराणसी में मोदी 18 घंटे तक रहने वाले हैं। इन 18 घंटों में मोदी सड़कों पर 60 किलोमीटर का सफर करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पल पल उनके आने का इंतजार हो रहा है। लोग चौराहों पर मोदी के स्वागत के लिए जमा है। बस पीएम मोदी के अब आने का इंतजार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुजरात के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक के बाद एक 3 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, आपने देखा है कि कांग्रेस के लोग कैसे मोदी की जाति को गाली देते हैं। वो भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 सीटों का संकल्प मजबूत होता जाएगा। मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास देश के भविष्य के लिए मोदी को गाली देने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। नरेंद्र मोदी के इस बयान को राहुल गांधी के जाति वाले बयान पर पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है। तीसा के ये रनवे आज उसका लोकार्पण हो गया, ये उसका उदाहरण है। कैसे कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत है। एक दिन में 1800 किलोमीटर का हवाई सफर, दिल्ली से गुजरात, गुजरात से वाराणसी। एक दिन में यह सफर बताता है कि पीएम सुपर एक्टिव मूड में है। ये तो बस अभी शुरुआत है मोदी के मिशन लोकसभा का। साथियों, आपने देखा है कि कैसे कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत है। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। नरेंद्र मोदी के लक्ष्य 400 का ये ट्रेलर है। ये 370 सीटों पर कमल खिलाने वाले अभियान का शुरुआती चरण है। 100 दिनों में 400 सीटों पर जीत का टारगेट ऐसे ही अचीव नहीं होने वाला। इसके लिए लोगों से सीधा संवाद करना है, धुआंधार यात्राएं करनी है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे करने वाले हैं, किस मोड में करने वाले हैं, इसे पीएम मोदी के अगले 3 दिन के तय कार्यक्रम से समझ सकते हैं। 22 फरवरी को गुजरात में अहमदाबाद के बाद मेहसाणा, उसके बाद नवसारी में जनसभा, फिर काकरापार में परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थल का निरीक्षण और फिर गुजरात से वाराणसी का दौरा। 23 फरवरी को वाराणसी में 4 से अधिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 24 फरवरी को मोदी फिर से गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 24 फरवरी को गुजरात की सभी विधानसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संवाद होगा। फिर 24 फरवरी को ही जामनगर जाएंगे। उनके रात 9:25 पर जामनगर पहुंचने का अनुमान है। 25 फरवरी को पीएम मोदी सौराष्ट्र को करोड़ों की योजना की सौगात देंगे। 25 फरवरी की सुबह मोदी बेट द्वारका मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सुबह 8:25 पर सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। 25 फरवरी को ही द्वारका में एक सार्वजनिक बैठक करेंगे। 25 फरवरी को दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम मोदी एम्स राजकोट पहुंचेंगे।
25 फरवरी को पीएम मोदी राजकोट में ही रेस कोर्स ग्राउंड में जनसभा और अटल सरोवर का उद्घाटन भी करेंगे। मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है। डीसा के ये रनवे आज उसका लोकार्पण हो गया, ये उसका उदाहरण है। और यही तो है मोदी की गारंटी। 22 फरवरी को पीएम मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत गुजरात से की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाखों किसानों के बीच पीएम ने गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के गोल्डन जुबली समारोह को संबोधित किया। मोदी ने यहां किसानों का बार बार जिक्र किया। किसान आंदोलन के बीच मोदी ने किसानों के लिए सरकार जो काम कर रही है उसे गिनाकर किसानों को बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की। हमने किसानों को ऐसे आधुनिक बीज दिए हैं जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सके। भाजपा सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे अभियानों के माध्यम से दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने का भी काम कर रही है। लंबे समय तक फुट एंड माउथ डिसीज, सरकार ने जो 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं वो भी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मदद करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पीएम मोदी सीधे मेहसाणा के वाड़ीनाथ मंदिर में पहुंचे। वाड़ीनाथ धाम को गुजरात के रबारी की सबसे बड़ी गद्दी के रूप में जाना जाता है। रबारी समाज की आबादी गुजरात में करीब 70 लाख है। इस मंदिर में 900 साल पहले स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग की स्थापना हुई है। यहाँ पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। विकास के साथ विरासत की बात कर 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार का एजेंडा सामने रख दिया। विकास और विरासत, उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है, जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया। वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, उनके मंदिर निर्माण को लेकर रोड़े अटकाए। 2024 के चुनाव में मोदी लहर के साथ साथ कई और लहर एक साथ चलने वाली हैं। अयोध्या में रामलला की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में हर तरफ राम लहर चल रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद बीजेपी काशी, मथुरा और यहां तक कि कल्की मंदिर के बहाने अपना हिंदू वोट बैंक बढ़ा रही है। देश ही नहीं, यूएई जैसे मुस्लिम देश में भव्य मंदिर का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए एक तरह की सियासी कारपेट बॉम्बिंग की है। आज से ठीक 1 महीना पहले 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के चरणों में था। वहां मुझे प्रभु राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य मिला। और अब आज मुझे यहां तरफ में इस भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा करने का समारोह में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
22 से 25 फरवरी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और यूपी में दर्जनों कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के अंक गणित पर नजर डालें तो यूपी और गुजरात बीजेपी को बम्पर जीत की सौगात देते रहे हैं। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और गुजरात में 26 लोकसभा सीट। 2019 में एनडीए को यूपी में 64 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं गुजरात में 26 में से 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने दोबारा कब्जा जमाया था। इस बार भी बीजेपी का टारगेट गुजरात में सभी सीटों पर हैट्रिक लगाने का है। वहीं यूपी में अधिक से अधिक सीटों पर कमल खिलाने की है। दुर्भाग्य से आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत, उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है, जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में बीजेपी को अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से लड़ना है। कहना गलत नहीं होगा कि यूपी की चुनावी जंग इस बार सीधे सीधे 80-20 वाली होने जा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी में मोदी 19 घंटे तक रहने वाले हैं। साथियों, भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है, एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज, दोनों तेज गति से हो रहे हैं। देव सेवा भी हो रही है, देश सेवा भी हो रही है। मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 1 महीने बाद यूपी आए हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री करीब 25 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं। मोदी के इस बार की यूपी विजिट की टाइमिंग भी बेहद खास है। ये वक्त है जब यूपी में एक बार फिर 2 लड़कों की चर्चा है। सीट शेयरिंग का कलेश खत्म कर अखिलेश यादव ने गठबंधन को हरी झंडी दिखा दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस एसपी गठबंधन के बाद यूपी में एमवाई समीकरण को और मजबूती मिलने वाली है। लेकिन बीजेपी के पास मोदी नाम का एक ऐसा तुरप का पत्ता है जिसने अभी तक विपक्ष के हर समीकरण को ध्वस्त किया है। यही वजह है कि मोदी की वाराणसी यात्रा पर पूरे देश की निगाहें हैं। क्या भारत का इस्लामीकरण करने के लिए 2047 वाला षड्यंत्र चल रहा है? आखिर देवबंद को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसने गज़वाए हिंद के पक्ष में फतवा जारी कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि देवबंद में कुछ लोग पाकिस्तान के इशारे पर देशद्रोह की साजिश कर रहे हैं? देवबंद की गज़वाए हिंद साजिश। इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने एक ऐसा फतवा जारी किया है जिस पर सियासी कोहराम मच चुका है। गज़वाए हिंद के समर्थन में देवबंद ने फतवे के जरिए ऐसी तारीफ की है जिसे जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिर देवबंद को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो गज़वाए हिंद की आड़ में साजिश कर रहा है? क्या देवबंद विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा है? गज़वाए हिंद है क्या और देवबंद ने इसके समर्थन में क्या फतवा जारी किया है? जरा इसे भी जान लीजिए। गज़वाए हिंद भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामीकरण की जंग का समर्थन करता है। देवबंद ने अपने फतवे में भारत में गज़वाए हिंद के मकसद का समर्थन किया है।
देवबंद ने गज़वाए हिंद को वैध ठहराया है। हजरत अबू हुरैरा की हदीस सुनाने का दावा करते हुए फतवा जारी किया गया है। गज़वाए हिंद में लड़ने और दौलत कुर्बान करने की बात का देवबंद ने अपने फतवे में जमकर समर्थन किया है। देवबंद ने अपने फतवे में गज़वाए हिंद के दौरान शहीद होने वालों को महान बलिदानी होने का भी दावा किया है। यहाँ तक कि गज़वाए हिंद के दौरान जिंदा रहने वालों को गाजी होने का दावा देवबंद ने अपने फतवे के जरिए किया है। फतवे में किताब को प्रिंट करने वाली कंपनी का नाम भी दिया गया है। गज़वाए हिंद पर देवबंद का फतवा। निश्चित तौर पर जो कोई भारत का तालिबानी करना चाहेगा, भारत के पंथ निरपेक्ष जो व्यवस्था है उसका जो कोई भी इस्लामीकरण करना चाहेगा वह कानूनी कार्रवाई का पात्र होगा। फतवे का मतलब ये होता है, एक आदमी एक सवाल लिखकर देता है, उसका जवाब मुफ्ती लोग कागज पर लिखकर दे देते हैं। ये जो आप बता रहे हैं, जिस फतवे का आज जिक्र हो रहा है, ये आज का फतवा नहीं है, ये तो 10 साल पुराना है। गज़वाए हिंद का मतलब है कि भारत में इस्लाम के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। अब सवाल उठता है कि देवबंद ने गज़वाए हिंद की तारीफ करने वाला फतवा जारी क्यों किया? क्या देवबंद भारत में किसी तरह की इस्लामिक जंग का समर्थन करता है? और क्या देवबंद देश विरोधी फतवे को जारी करके भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है? इन्हीं सब सवालों ने देश में सियासी गदर मचाया हुआ है। गज़वाए हिंद पर फतवा देश विरोधी एजेंडा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद के सैकड़ों मदरसे देश में मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि देवबंद गज़वाए हिंद पर ऐसे फतवे क्यों जारी कर रहा है, जिससे देवबंद के मदरसों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है? क्यों मदरसों के छात्रों को गज़वाए हिंद के जरिए भारत में गैर मुस्लिमों के खिलाफ जंग को जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है? दारुल उलूम देवबंद गज़वाए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर घिर चुकी है। फतवे में गज़वाए हिंद का महिमा मंडन किया गया है और इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध ठहराया गया है। लेकिन अब एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने इस फतवे को देश विरोधी बताते हुए सहारनपुर डीएम और SSP से FIR दर्ज करने को कहा है। NCPCR ने डीएम और SSP से 3 दिन में जवाब मांगा है। दारुल उलूम के फतवे को बाल संरक्षण आयोग ने देश विरोधी बताया। सहारनपुर जिला प्रशासन ने FIR करने की मांग की गई। आयोग के अध्यक्ष ने सहारनपुर डीएम SSP को पत्र लिखा। फतवे में गज़वाए हिंद को महिमा मंडित करने का आरोप है। दारुल उलूम देवबंद अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं कि गज़वाए हिंद करते हुए यानी भारत पर हमला करते हुए अगर कोई शहीद होता है, कोई मारा जाता है, तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। इस तरीके का जहर बच्चों के दिमाग में भरना खतरनाक है और बच्चे भी भारत के हों या पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, हमारे देश के खिलाफ उनके दिमाग में नफरत पैदा करना, हमारे देश को उन बच्चों के दिमाग में दुश्मन की तरह निरूपित करना राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रीय NCPC का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है। साथ ही जिसके क्रम में CO और SDM देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। गज़वाए हिंद के समर्थन में फतवा जारी करके देवबंद ने बवाल खड़ा कर दिया है। इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में यह साबित करने की कोशिश की है कि जो भारत में शहीद होगा वो बलिदानी कहलाएगा और जो बचे रहेंगे वो गाजी कहलाएंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि गज़वाए हिंद अपना मकसद देश और दुनिया में कहां पूरा करना चाहता है। जरा इससे जुड़े नक्शे को भी समझ लीजिए। गज़वाए हिंद के तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में गज़वाए हिंद का नेटवर्क इस तरह से फैला हुआ है
कि इसकी आसानी से पहचान कर पाना भी काफी मुश्किल है। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यमन समेत कई देशों में इसके तार हैं। इस्लाम के अनुसार से लेजिटिमेट कर रहे हैं, वही भारत के कानून के हिसाब से देशद्रोह है। इसकी परिभाषा को इनको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उनकी भाषा पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। देवबंद की गज़वाए हिंद साजिश, यही वजह है कि देवबंद के फतवे के खिलाफ बीजेपी अब खुलकर विरोध पर उतर आई है। बीजेपी ने जहां इसे देश के तालिबानीकरण की साजिश बताया है, तो वहीं हिंदू धर्मगुरुओं ने इसे गहरी साजिश करार दिया है। लादेन से लेकर बगदादी तक उसी विचार से जुड़े हुए लोग रहे हैं, तो देवबंद में तो हमेशा इस काम हुआ है। कब नहीं, हमारी इंटेलिजेंस ने हमेशा बताया है कि देवबंद आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, आतंकी यहाँ से पकड़े जाते हैं, हमेशा होता है। तो ये कौन सा नया काम देवबंद ने किया है? अब आप ये भी जान लीजिए कि गज़वाए हिंद आखिर है क्या। गज़वाए हिंद सैकड़ों साल पुराना शब्द है। गज़वाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतने से है, यहां रहने वाले बाशिंदों के साथ युद्ध से है। गज़वाए हिंद में गज़वा का मतलब इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ी जाने वाली जंग से है। आसान भाषा में समझें तो गज़वाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण करने से है। उसे गज़वा नहीं कहते, बल्कि ये एक तरह से तखरीबकारी है जो लोग कर रहे हैं। यानी मैं आज ये बात कहूंगा कि मदरसों के अंदर आज तेजी के साथ मदरसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। लोगों की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती हैं और जब वो लोग बड़े होने के बाद अपनी बड़ी जिम्मेदारी का बोध ना कर अब बहुत तरह के फतवे वेबसाइट पर जारी करने लगे, तो उसके परिणाम निसंदेह घातक तो होते ही हैं, दुखद भी होते हैं। बताइए कौन सा देश ऐसा है जिस देश में हम रह करके गज़वा हिंद करते हैं?